Okay, so first up we've got elastic deformation. इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होती है हमारे पास एंड व्हाट इट इज़. अच्छा, अब इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होती है आप लोगों के पास. इट्स बेसिकली द टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन वेयर व्हेन यू कंप्रेस समथिंग और व्हेन यू एक्सपैंड समथिंग इट रिटर्न्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. लेट्स से आपके पास एक फुटबॉल है यहाँ पे. अब फुटबॉल जो भी आपके पास यहाँ पे फुटबॉल एग्जिस्ट कर रहे थे वो मैच के दौरान कितनी दफ़ा लोग आते हैं, सॉकर प्लेयर्स आते हैं, उनको क्या करते हैं, किक करते हैं फुटबॉल को एंड फुटबॉल गेट्स कंप्रेस्ड. और व्हेन यू आर फिलिंग अप द एयर इन फुटबॉल इट गेट्स एक्सपैंडेड. लेकिन होता क्या है, जब आप थोड़ी देर बाद जब आप फुटबॉल को किक करते हो या उसको स्क्वॉश करते हो फुटबॉल को, तो इवेंचुअली इट रिटर्न्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. तो ऐसी चीज़ें जिनको आप कंप्रेस कर दो या जिनको आप एक्सपैंड कर दो, लेकिन जब आप उन्हें छोड़ो तो वो अपनी ओरिजिनल शेप, अपनी ओरिजिनल अलाइनमेंट, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में अगर वो वापस आ जाए, तो ऐसी चीज़ों को आप क्या कहते हो, ऐसी चीज़ों को आप कहते हो इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो रही है. तो इस तरह की डिफॉर्मेशन को आप इलास्टिक कहते हो. डिफॉर्मेशन क्या होती है? डिफॉर्मेशन होती है चेंज इन शेप, साइज और अलाइनमेंट ऑफ एनीथिंग. कोई भी बॉडी हो, वो आपके पास बॉडी, लेट्स से बॉल आपके पास इस तरह की थी, बल्कि बिगर बॉल ले लेते हैं. बॉल आपके पास इस तरह की थी, आपने उसको स्क्वॉश किया, बॉल छोटी सी होगी, तो ये डिफॉर्मेशन हो रही है. लेकिन अगर ये बॉल वापस थोड़ी देर बाद यहाँ पे रिटर्न हो जाती है तो ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन है. अगर ये जो बॉल है ये स्क्वॉश होने के बाद इसी शेप में रहती है, स्क्वॉश शेप में रहती है, तो ये नॉट इलास्टिक डिफॉर्मेशन है. तो ये छोटा सा आपके पास कॉन्सेप्ट है. ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको आप स्क्वॉश करो, कंप्रेस, एक्सपैंड करो और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाए, तो वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन होती है. अगर वो ना आए वापस तो वो इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन होती है. और डिफॉर्मेशन क्या होती है? बस एक्सपैंड या कंप्रेस करना. और इलास्टिक और इन इलास्टिक डिपेंड करता है कि क्या वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आती है या नहीं आती. दैट्स इट. तो ये आपके पास इन इलास्टिक और इलास्टिक का कॉन्सेप्ट था. तो इसमें आप लिख सकते हो कि सबसे पहले डिफॉर्मेशन लिख देते हैं हम. व्हाट्स डिफॉर्मेशन? डिफॉर्मेशन इज बेसिकली द चेंज इन शेप, साइज ऑफ द बॉडी. ये आपके पास होती है इलास्टिक डिफॉर्मेशन. और इसकी डेफिनेशन अगर देखनी है तो वो देख लो यहाँ पे. व्हेन अ बॉडी इज कंप्रेस्ड and it returns back to its original position. तो ये आपके पास क्या होती है? ये आपके पास होती है इलास्टिक डिफॉर्मेशन होती है. तो इज़ दिस क्लियर टू एवरीवन? किसी को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो तो बताए. मनाल, सफ़ान, सारा, हादी, इज़ दिस ऑल क्लियर? अच्छा, इसके बाद आप लोग के पास आ जाती है इलास्टिक डिफॉर्मेशन. अब ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है. यू गाइस कैन प्रॉब्ली मेक इट अप व्हाट इट इज़. व्हेन अ बॉडी इज़ कंप्रेस्ड एंड इट डज नॉट रिटर्न, बस ये यहाँ पे आना है. तो ये आपके पास इलास्टिक डिफॉर्मेशन होती है. इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ टू सेव सम टाइम. When a body is compressed and it does not return, and it doesn't and it doesn't return back to its original position, it's known as elastic deformation. और अगर आपके पास inelastic deformation होती है तो there's some permanent deformation as well. Permanent deformation is induced. तो अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि permanent deformation प्रोड्यूस्ड. बस ये आपके पास होता है. तो ये आपके पास था छोटा सा इसके बारे में. अब इसके बाद आपके पास एक बड़ा फेमस लॉ आता है इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से. दैट्स हुक्स लॉ. हुक्स लॉ क्या होता है? हुक्स लॉ इंट्रोड्यूसेस यू टू अ न्यू फार्मूला विच इज़ इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू के ई. तो इसका जो फार्मूला होता है ये आपको कहता है कि फोर्स इज़ इक्वल्स टू के ई. अब के आपके पास क्या है? के इज़ बेसिकली अ कांस्टेंट. ये आपके पास कांस्टेंट है. ई आपके पास क्या है? ये आपके पास है एक्सटेंशन है. और इसको आप एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू.
और जो ये है ना ये आपके पास फोर्स है। तो ये आपके पास फार्मूला होता है यहाँ पे। और हमने पढ़ा था कि जब भी हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट कोई चीज़ आ जाए तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसको इग्नोर कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या यहाँ पे बन जाएगा, मेरे पास मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि मेरे पास F इक्वल्स टू ई बन जाएगा। और इसको मैं फर्दर यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो मेरे पास F है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। तो यहाँ पे इनका जो रिलेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। तो अगर डायरेक्ट रिलेशन बन रहा हो तो हमने ग्राफ भी यहाँ पे स्टडी किया था कि जब भी डायरेक्ट रिलेशन आप लोग के पास बनता है तो वो कुछ स्ट्रेट लाइन टाइप ग्राफ बनता है। यहाँ पे लेट्स एज्यूम वी हैव गॉट फोर्स, यहाँ पे लेट्स एज्यूम वी हैव गॉट ई विच इज़ इन मिलीमीटर्स। मिलीमीटर्स में नॉर्मली एक्सटेंशन होती है और ये फोर्स के यूनिट्स न्यूटन्स में है। तो इसकी जो यहाँ पे आपके पास शेप बनेगी ना ग्राफ की, वो इस तरह करके कुछ बन जाएगी। दिस वुड बी द शेप ऑफ योर ग्राफ, इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। यही अगर लेकिन आपके पास इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता ना, आपके पास समथिंग लाइक दिस होता 1/e, तो फिर आपके पास ग्राफ किस तरह बना था, इस तरह का ग्राफ बनना था। ये आपके पास एक इस तरह की शेप बन जानी थी। तो इज़ दिस क्लियर टू एवरीवन? किसी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूजन हो तो लेट मी नो। ठीक है। अच्छा, वाज दिस ऑल इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन? मुझे ज़रा चेक करना दो कि इसके अंदर और क्या चीज़ है, क्योंकि ये तो अभी शुरू होते साथ ही ख़त्म हो गया। अच्छा, स्केच प्लॉट एंड इंटरप्रेट लोड एक्सटेंशन ग्राफ फॉर एन इलास्टिक सॉलिड एंड डिस्क्राइब द एसोसिएटेड एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स। ठीक है, एक्सपेरिमेंट एक हमारा रहता है एंड देन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, वो भी हमने करनी है यहाँ पे। ठीक है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को देख लेते हैं पहले, फिर हम एक एक्सपेरिमेंट को करते हैं देन विल बी डन विद दिस। तो एक हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है विच इज़ इक्वल्स टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अच्छा, नाउ व्हाट्स दिस लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी? ये बेसिकली एक ऐसी लिमिट होती है, अब हर जो आपके पास ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है ना, उसके अंदर एक पर्सनल अपनी लिमिट होती है कि इस लिमिट तक एक ऑब्जेक्ट को आप एक्सपैंड कर सकते हो, इस लिमिट तक एक ऑब्जेक्ट को आप कंप्रेस कर सकते हो। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास एक बलून है। अब बलून जो आपके पास होता है, आपने everybody we've all played with balloons, right? So what happens in balloon is you can only expand or compress balloon to a certain degree. आप लोगों ने डेफिनेटली बलून के साथ चाइल्डहुड में या भी प्ले अराउंड किया होगा। आप लोग ने बलून को स्क्वाश करने की कोशिश की होगी एंड देन यूड सी के कहाँ तक कितना आप बलून को स्क्वाश कर सकते हो बिफोर इट इवेंचुअली ब्रेक्स अप, गिव्स अप। तो जब बलून को आप स्क्वाश करते हो ना, वो आप उसको डिफॉर्म कर रहे होते हो। और हमेशा क्या होता है कि जो आपके पास ये बलून होता है, जब भी आप उसको थोड़ा सा स्क्वाश करते हो, आप छोड़ते हो, तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो इसका मतलब ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो रही है उसके अंदर। लेकिन अगर आप उसकी लिमिट से ज़्यादा उसको स्क्वाश कर दो, आप उसको बहुत ही ज़्यादा इंटेंसली स्क्वाश कर दो, तो फिर एक ऐसी लिमिट आती है कि वो जब बहुत ज़्यादा आप उसको स्क्वाश कर देते हो या कंप्रेस कर देते हो, तो वो क्या होता है, उसकी जो लिमिट होती है वो ब्रेक हो जाती है। और जैसे ही उसकी लिमिट ब्रेक हो जाती है, उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाती है और जो ऑब्जेक्ट आपके पास होता है उसके अंदर इलास्टिसिटी सारी की सारी ख़त्म हो जाती है। तो ये जो आपके पास कॉन्सेप्ट है ना, ये आपके पास कॉन्सेप्ट है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब इसको लिखूंगा मैं बहुत अजीब तरीके से, उसको भी मैं समझाऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो ये होता है कि आप एक ऑब्जेक्ट को इतना ज़्यादा स्ट्रेस कर दो, इतना ज़्यादा आप उसके अंदर प्रेशर अप्लाई कर दो कि इवेंचुअली जो वो इलास्टिक उसके अंदर डिफॉर्मेशन हो रही थी वो होना बंद हो जाए और उसकी लिमिट एक्सीड हो जाए एंड देन इट स्टार्ट्स कंप्रेसिंग और एक्सपेंडिंग इन इलास्टिकली। तो ये चीज़ जो होती है ना आपके पास, ये होती है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बाद ऑब्जेक्ट गेट्स परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो ये यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट है। तो इज़ दिस क्लियर टू एवरीवन? किसी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो इस स्टोरी के अंदर तो बताए। अच्छा, अब इसकी जो यहाँ पे कॉमन सी डेफिनेशन ये होती है ना, वो ये होती है कि अ पॉइंट after which the force and extension stops being directly proportional to each other। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है तो ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, और अगर ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फिर क्या होगा, इनके अंदर इलास्टिक प्रोपोर्शनैलिटी नहीं रहेगी। अब हमने ऊपर पढ़ा था कि इनके अंदर इलास्टिक
डिफॉर्मेशन सिर्फ इस वजह से हो रही है बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जैसे ही फोर्स इंक्रीज करते हो इलास्टिक जो एक्सटेंशन है वो भी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपके पास फोर्स और एक्सटेंशन स्टॉप्स बीइंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उस पॉइंट को आप क्या कहते हो, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हो। और वो हर ऑब्जेक्ट के लिए एग्जिस्ट कर रहा होता है। लेट्स से ये हमारे पास यहाँ पे ग्राफ है, इसकी लिमिट हम देखते हैं। अब इस ग्राफ को क्या करते हो आप, इस ग्राफ के अंदर फोर्स अप्लाई करी जाते हो करी जाते हो करी जाते हो। तो आप देखते हो जैसे ही इसके अंदर आप ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हो ना, तो एकदम से ये जो आपके पास यहाँ पे ग्राफ है ये बेंड करने लग जाता है। तो ये जो बेंडिंग वाला फिनोमेना है ना, ये आपके पास लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इसका मतलब है रीच हो चुकी है। और बेंड होने से पहले वाला जो पॉइंट होता है ना, उसको आप लेबल करते हो पी। और ये वाला जो पॉइंट है ये आपके पास है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या पी। और ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है जो एमसीक्यूज़ में वो पूछता है। वो आपको ग्राफ ड्रॉ करके दे देगा और वो कहेगा इसके अंदर से लिमिट जो पॉइंट पी है ना, जो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का, वो आपने लेबल करना है। तो ये वाला पॉइंट आपके पास डिफॉर्मेशन ग्राफ के इधर उधर होने से पहले वाला पॉइंट होता है। बिल्कुल ग्राफ के स्लैंट होने से या डीफॉर्म होने से पहले वाला जो पॉइंट होता है ना, वो होता है। तो बेसिकली लास्ट जो आपके पास पार्ट होता है ना ग्राफ का, जो कि स्ट्रेट होता है, वो वाला आपके पास लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वाला पॉइंट होता है। तो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? किसी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो बताए। एक्सपेरिमेंट, वैसे जो एक्सपेरिमेंट है मैं नॉर्मली करवाता नहीं होता बच्चों को, लेकिन चलो कर लेते हैं हम इसको, थोड़ी सी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एक्सपेरिमेंट टू, क्योंकि इतना पूछता नहीं है एग्जामिनर। एक्सपेरिमेंट टू मेक एन एक्सटेंशन लोड ग्राफ। आपने क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट का एक्सटेंशन लोड ग्राफ बनाना है। लेट सपोज आपके पास ना एक यहाँ पे एक स्प्रिंग है और उसके साथ ना यहाँ पे एक ये यहाँ पे 5 kg का यहाँ पे वेट है, 5 kg का यहाँ पे वेट आ रहा है। अब इसकी जो एक्सटेंशन है वो आपने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। पहले तो चलो खैर एम्प्टी होगा और ये ऊपर कहीं लगा हुआ है वॉल के ऊपर। फिर आपने क्या करना है, यही जो वॉल के ऊपर स्प्रिंग लगा हुआ है ना, इसके ऊपर लेट से आप यहाँ पे अप्लाई कर देते हो 5 kg का यहाँ पे मैस अप्लाई कर देते हो। तो अब आपने क्या करना है, आप इसकी एक्सटेंशन फाइंड करना है। आपने फाइंड करना है कि इसके अंदर इसका इसका आपने एक्सटेंशन ग्राफ फाइंड करना है स्प्रिंग का। तो ये आपका टास्क है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे पता है क्या करोगे, यू टेक वन स्प्रिंग, और स्प्रिंग तो बल्कि चलो होगा ही हमारे पास, जो भी जिस भी ऑब्जेक्ट का आपने एक्सटेंशन लोड ग्राफ फाइंड करना है ना, वो वाला ऑब्जेक्ट ले लो। तो आप यहाँ पे कह दो फर्स्ट टेक एन ऑब्जेक्ट, इस केस में हमारे पास क्या है, स्प्रिंग है। एंड सेवरल वेट्स, डिफरेंट वेट्स आपने ले लेने हैं। 5 न्यूटन का ले लो, 2 न्यूटन्स का ले लो, 5 kg, 2 kg, 3 kg वेट्स ले लो, मैसेज ले लो, डिपेंड्स ऑन यू। वेट्स साथ में स्लैश मैसेज करके लिख देता हूँ। फिर आपने क्या करना है, आपने जब एक्सटेंशन, अच्छा एक्सटेंशन जो फाइंड करनी है आपने करनी किस तरह है। सबसे पहले तो आपको ओरिजिनल लेंथ इसकी पता होनी चाहिए। ओरिजिनल लेंथ इसकी क्या आएगी आपके पास, ओरिजिनल लेंथ वुड बी इक्वल टू एल नॉट। और आपके पास जो एक्सटेंशन है वो आपके पास कितनी होगी, एक्सटेंशन आपके पास आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, आपने इसकी जो यहाँ पे टोटल ये वाली लेंथ आ रही है ना, ये आपने कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे इसको आप लेबल कर दो, लेट से L1 लेबल कर दो। और जो आपके पास एक्सटेंशन आ जाएगी, अब आपके पास एक्सटेंशन क्या आ जाएगी यहाँ पे, एक्सटेंशन वुड बी इक्वल्स टू, एक्सटेंशन वुड बी इक्वल्स टू L1 माइनस LO। तो आपके पास एक्सटेंशन आ जाएगी। तो ये तो सबको क्लियर हो रहा है ना यहाँ पे कि हमने यहाँ पे एक्सटेंशन किस तरह फाइंड किया है। आपके पास पहले ओरिजिनल लेंथ फाइंड करो, फिर जो आपके पास वेट डालने के बाद टोटल लेंथ आएगी उसको माइनस कर लो ओरिजिनल लेंथ से, तो आपके पास एक्सटेंशन आ जाएगी। तो इज दिस क्लियर टू एवरीवन कि ये किस तरह हो रहा है यहाँ पे। सफान, इज दिस क्लियर? चलो सही है। अच्छा, फिर आपने यहाँ पे क्या करना है कि देन मायर दी LO and the
extensions for several loads using E equals to L1 minus LO formula. फिर आपने क्या करना है, प्लॉट अ ग्राफ using values of loads एंड एक्सटेंशंस. तो ये हमने करना है बेसिकली प्लॉट अ ग्राफ ऑफ यूजिंग लोड्स एंड वैल्यूज. लेट्स से आपके पास ये 5 kg का जो आपके पास मैस है ना, यहाँ पे मैं ये यहाँ पे मैं ग्राफ बनाता हूँ और मैं ना 5 न्यूटन ही यहाँ पे ले लेता हूँ क्योंकि हमने फोर्स यूज़ करना है और हमने यहाँ पे एक्सटेंशन यूज़ करना है. लेट्स से ये आपके पास है 5 न्यूटन, ये आपके पास है 10 न्यूटन, ये आपके पास है यहाँ पे 15 न्यूटन और यहाँ पे आपके पास है 1 सेंटीमीटर एंड देन 2 एंड देन 3 एंड देन 4 एंड देन फाइनली वी गॉट 5. तो अब आपने क्या करना है, आप जैसे यहाँ पे इसको भी मैं 5 यहाँ पे ना न्यूटन ही कर लेता हूँ फॉर सिंप्लिसिटी. तो ये आपके पास 5 न्यूटन है. तो मैं यहाँ पे सपोज करता हूँ कि जैसे ही आपने ऊपर जो वेट था वो आपने 1 न्यूटन का वेट लगाया ना, तो यहाँ पे आपके पास जो क्या कहते हैं 1 न्यूटन बल्कि रहने देता हूँ 5 न्यूटन कर लेते हैं. 5 न्यूटन का जैसे ही आपने वेट लगाया तो आपके पास एक्सटेंशन कितनी आई 1 सेंटीमीटर्स की. तो आप एक यहाँ पे पॉइंट आप एक मार्क कर लो. फिर आपने वेट लगाया 10 न्यूटन्स का. जब आपने 10 न्यूटन्स का वेट लगाया तो आपके पास एक्सटेंशन कितनी आ गई, लेट सपोज आपके पास जो एक्सटेंशन आ गई वो आ गई 3 सेंटीमीटर्स की. एंड देन जैसे 15 सेंटीमीटर्स आपने लगाया तो फिर आपके पास कितनी यहाँ पे एक्सटेंशन आ गई 5 सेंटीमीटर की आ गई. तो 10 न्यूटन्स पे कितनी आई थी 3 सेंटीमीटर, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा. फिर 15 न्यूटन्स पे कितनी आई थी ये वाला, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा. अब आपने क्या करना है, ये वाला जो आपके पास 2 पॉइंट्स आ रहे हैं ना, इनको बस आपने यहाँ पे इस तरह ज्वाइन कर देना और आपके पास इस तरह का एक फोर्स अगेंस्ट एक्सटेंशन ग्राफ बन जाएगा. तो इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? किसी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो. सफ़ान और मनाल, इज़ दिस क्लियर टू यू गाइज टू? अगर इसमें री एक्सप्लेन करवाना है या कोई चीज़ नहीं समझ आई तो बताओ. ठीक है. अच्छा, बाकी ये आप लोग के पास बस डिफॉर्मेशन था, छोटा सा चैप्टर था और इसके अब हम कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं एंड देन विल कॉल इट अ क्लास. बाकी आप लोग का जो ये वाला कमिंग सैटरडे आ रहा है ना, जो कि आप लोग की क्लास भी होगी, जब प्रॉबेबली मैं आप लोगों का एक टेस्ट लूँगा. जितना भी पिछला सिलेबस आप लोगों ने कवर किया हुआ है उसका टेस्ट होगा आप लोगों का. तो बी प्रिपेयर्ड. जितना हमने पढ़ लिया वर्क एनर्जी पावर प्रेशर फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स और क्या क्या किया, और काइनेमेटिक्स कर लिया है, मोमेंटम कर लिया है, ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी एक्सेप्ट बेयरिंग दिस वन डिफॉर्मेशन दैट वी डिड जस्ट टुडे. तो तैयारी अपनी रखना. छोटा सा टेस्ट होगा, इतना मुश्किल नहीं होगा और छोटा सा होगा. बस आप लोगों ने करना क्या है कि 2022 से लेके 2024 तक जितने भी ईयर्स आ रहे हैं ना उसके सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेना, P1 P2 दोनों. उन्हीं में से मैंने पेपर बनाना है. अच्छा, ये हमारे पास डिफॉर्मेशन भी आ गई. अच्छा, the first question that we have is a force acts on a body. Which properties of the body may all be changed by the force? अच्छा, mass कैन नॉट बी चेंज बाय द फोर्स. आपके पास एक चीज़ है, एक वाहिद चीज़ है जो नहीं चेंज हो सकती किसी भी तरह, वो आपके पास मैस होती है. तो मैस कैन नेवर बी चेंज. शेप चेंज हो सकती है, साइज चेंज हो सकती है, वेलोसिटी चेंज हो सकती है, तो इट वुड बी ऑप्शन डी. तो ये क्लियर है सबको? बस आपके पास जो मैस होता है ना, मैस रिमेन्स कांस्टेंट. मैस आपके पास कांस्टेंट रहता है. अगर कहीं पर भी उसने ऐसी बात कर दी तो यू शुड नो मैस इज़ ऑलवेज कांस्टेंट. अच्छा, इस क्वेश्चन में वो हमें क्या कह रहा है, सम स्टूडेंट्स प्लान टू यूज अ स्प्रिंग टू मेक अ स्प्रिंग बैलेंस विद अ लीनियर स्केल. लीनियर स्केल का क्या मतलब है, लीनियर रीडिंग्स है वहाँ पे. लेट्स से आपके पास जो रीडिंग्स है ना वो 2 4 6 8 10 12 14 इस तरह करके इंक्रीज हो रही हैं. तो बारी बारी आपके पास ना
सेट डिफरेंसेस आ रहे हैं, मतलब कांस्टेंट डिफरेंसेस आ रहे हैं आपके पास दो रीडिंग्स के दरमियान। जब भी आपके पास कांस्टेंट डिफरेंसेस आ रहे हो ना, तो वो लीनियर एक स्केल होता है। अब वगैरह व्हाट इज़ द टोटल रेंज ऑफ बैलेंस विद अ लीनियर स्केल यूजिंग दिस स्प्रिंग। अब जो लीनियर स्केल आपके पास एग्जिस्ट करे ना, 0 से लेके 12 न्यूटन तक आपके पास लीनियर स्केल है, फिर आपके पास जो ग्राफ है वो ख़राब हो गया, तो ये नॉन लीनियर आ गया। तो ये वाला जो पार्ट आ रहा है ना, ये आपके पास नॉन लीनियर पार्ट है। यहाँ से लेके ये वाला जो पार्ट आपके पास आ रहा है, दिस इज़ अ नॉन लीनियर पार्ट। तो 0 से लेके 12 तक इट्स सेफ, तो यू कुड डू 0 से 12। तो ये क्लियर है सबको? कोई यहाँ पे प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है अबाउट दी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यहाँ पे वैसे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को उससे पूछा नहीं हुआ, लेकिन हमारे पास लिमिट कहाँ पे बनेगी? दिस वुड बी आर लिमिट जस्ट बिफोर द ग्राफ गोज वियर्ड। इट्स अ लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब वो कह रहा है व्हाट डज द ग्राफ शो एट अ सर्टेन पॉइंट द एट अ सर्टेन लोड द वायर बिकम्स ईजियर टू लोड। अच्छा, ईजियर टू एक्सटेंड एट अ सर्टेन लोड, ये मेरे ख्याल में सही है, क्योंकि देखो पहले आपके पास इस तरह सही जा रहा है, लेकिन एकदम से आपके पास जो लोड है, लोड आपके पास यहाँ पे भी सेम रह रहा है, फिर यहाँ पे भी सेम रह रहा है, लेकिन एक्सटेंशन आपके पास एकदम से ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है। थोड़ा आप लोड यहाँ पे, पहले तो आपके पास सेम चीज़ चल रही थी, ये सेम सेम आ रहा था, यहाँ पे भी सेम आ रहा था, लेकिन एकदम से आपके पास क्या हुआ, जैसे ही ग्राफ वेयर्ड हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने नोटिस किया कि आप थोड़ा सा लोड आप बढ़ा रहे हो, लेकिन जो एक्सटेंशन है वो ऊपर की ऊपर ही जाती जा रही है, उसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है। तो येस, एट अ सर्टेन लोड द वायर बिकम्स ईजियर टू एक्सटेंड, तो इट वुड बी ऑप्शन ए। इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई ट्रबल हो तो बताओ। अच्छा, यहाँ पे वो हमें क्या कह रहा है, द ग्राफ शोज द एक्सटेंशन लोड कर्व्स फॉर 4 फाइबर्स, विच फाइबर इज द हार्डेस्ट टू स्ट्रेच ओवर द रेंज ऑफ द लोड शोन। हार्डेस्ट टू स्ट्रेच, अच्छा देखो अगर डी को नोटिस करो, डी में आप लोड इंक्रीज करी जा रहे हो, लोड की वैल्यू इतनी ही ज़्यादा हो गई है, लेकिन जो एक्सटेंशन है वो सबसे कम है, तो आपके पास ऑप्शन डी करेक्ट होगी। अगर यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे लोड को अगर प्रोवाइड करें तो साथ साथ जो एक्सटेंशन है वो भी उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा होती जा रही है, इनकी एक्सटेंशन की वैल्यू यहाँ तक पहुँच रही है, लेकिन जो डी की मैक्सिमम एक्सटेंशन है वो सिर्फ इस पॉइंट तक आ रही है, तो डी इज़ द हार्डेस्ट टू स्ट्रेच। इज दिस क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे वो हमें क्या कह रहा है, व्हाट पॉइंट मार्क्स द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फॉर दिस स्प्रिंग। तो दिस शुड बी बी, नॉट सी। अगर सी करोगे तो इट वुड बी रॉन्ग, बिकॉज सी में अगर देखो तो सी उस एरिया पे लोकेटेड है जहाँ पे ग्राफ ऑलरेडी वियर्ड हो चुका है, तो वी हैव टू अवॉइड द एरिया वेयर द ग्राफ इज वियर्ड, वी हैव टू ऑलवेज चूज एन एरिया बिफोर द ग्राफ बिकम्स वियर्ड। तो वो आपके पास बी है, बी पर आपके पास स्ट्रेट लाइन आ रही है एंड द ग्राफ इज परफेक्टली फाइन, लेकिन बी के बाद क्या हो रहा है, ग्राफ गेट्स वियर्ड एंड एट सी पॉइंट द ग्राफ इज ऑलरेडी वियर्ड, तो यू कैन नॉट चूज सी, यू कैन नॉट चूज डी। तो बी और सी में ये डिफरेंट कन्फ्यूजन थोड़ी सी हो सकती है। अच्छा, इसके बाद ये एक क्वेश्चन है, दिस इज़ प्रॉबली द टफेस्ट क्वेश्चन दैट यू गोना डू इन ऑल ऑफ डिफॉर्मेशन। अरे मुझे भी थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा, एक मिनट। ये वाला क्वेश्चन देख लो एंड आई कैन प्रॉबेबली गारंटी कि आप लोग के डिफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे आसान हो जाएंगे, बिकॉज दिस इज़ लाइक द टफेस्ट क्वेश्चन दैट यू कैन डू। और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनर नॉर्मली नहीं पूछता, लेकिन इट्स गुड प्रैक्टिस। अच्छा, यहाँ पे वो हमें क्या कह रहा है, एक स्प्रिंग है हमारे पास, वो कह रहा है, अब इसको गौर से पढ़ना है यहाँ पे। 100 grams mass is suspended from a spring next to a vertical meter rule। vertical meter rule से हम क्या कर रहे हैं, एक्सटेंशन वगैरह फाइंड कर रहे हैं, और ओरिजिनल लेंथ जिस तरह हमने एक्सपेरिमेंट में देखा था ऊपर। The top of the spring is level with the 0.0 centimeter mark. The bottom of the spring is level with the 27.2 centimeter mark. The 100 grams mass is replaced with a 600 grams mass। अब वो क्या कह रहा है, सबसे पहले इनिशियली आपके पास क्या हो रहा था, 100 ग्राम्स का मैस था। जब आपके पास 100 ग्राम्स का मैस था, तो टोटल जो यहाँ पे इसकी लेंथ थी जो कि हमने ऊपर L1 की थी, तो वो कितनी थी, 27.2 थी।
अब थोड़ी देर बाद आपने क्या किया, 100 ग्राम्स को आपने किया है इग्नोर, एंड देन you've got 600 ग्राम्स in its place instead. तो जैसे ही आप यहाँ पे 600 ग्राम्स ले आए हो ना, तो हुआ क्या, जो लेंथ स्प्रिंग की होगी, ये नई लेंथ, वो अब कितनी होगी है, वो 89.7 सेंटीमीटर्स होगी है. अब आपने फाइंड करना है द स्प्रिंग हैज़ नॉट रीच्ड लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी येट. अब इसका क्या मतलब है कि जब तक किसी चीज़ के बाद लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नहीं ना होती ना, तो बेसिकली यू कैन यूज़ द फार्मूला F इक्वल्स टू kx, because this whole formula is built on the concept that the limit of the proportionality has not reached and the force and extension are directly proportional to each other. तो ये जो पूरा का पूरा आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे एग्जिस्ट कर रहा है कि आपके पास जो फोर्स और एक्सटेंशन है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. इफ दे आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिस फार्मूला इज नो लॉन्गर एप्लीकेबल. तो जब भी अगर क्वेश्चन में वो आपको कहता है ना कि इट हैज़ नॉट रीच लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो बेसिकली क्वेश्चन आपको हिंट दे रहा है कि यू गॉट टू यूज द फार्मूला F इक्वल्स टू kx. तो ये आपने समझ आना, ये बस इसका यहाँ पे मतलब होता है व्हेन दी क्वेश्चन मेंशंस दिस. फिर वो यहाँ पे कह रहे थे 600 ग्राम्स मास इज रिप्लेस्ड विद अ 200 ग्राम्स मास, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. अच्छा, अब यहाँ पे ना बहुत हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं. पहले 100 ग्राम्स है, फिर 600 ग्राम्स है, फिर 200 ग्राम्स है. अब जैसे ही 200 ग्राम्स आ रहा है, तब हमने इसकी टोटल लेंथ यहाँ पे बतानी है. तो इसके लिए हमने तो फार्मूला तो हमने डिसाइड कर लिया, वी हैव गॉट टू यूज़ द फार्मूला F इक्वल्स टू kx. अब इसको थोड़ा गौर से देखते हैं कि हाउ डू वी गो अबाउट डूइंग दिस. F इक्वल्स टू kx वाला फार्मूला लगाना है. जो फोर्स होगी हमारे पास, फोर्स हमारे पास आ जानी चाहिए. फोर्स क्योंकि हमारे पास नीचे वेट लग रहा है, ये मैसेज दिए हुए हैं, तो मैसेज को आप कन्वर्ट कर सकते हो वेट से, तो दैट्स नो प्रॉब्लम. तो यू कैड प्रॉब्ली गेट दैट. लेकिन जो हमारे पास रियल इशू यहाँ पे आ सकता है, वो हमें एक्सटेंशन का आ सकता है. वी डोंट नो व्हाट्स आर एक्सटेंशन, तो दैट कुड बी एन इशू. तो ये हमारे पास छोटा सा यहाँ पे इशू हो सकता है. ये मुझे भी थोड़ा सा इसको पढ़ने दो. अगर हम ऐसा करें कि एक्सटेंशन फाइंड कर लें. अच्छा, इसमें आप पता क्या करेंगे, बेसिकली वी नीड टू जस्ट कैलकुलेट द एक्सटेंशन. एक्सटेंशन हमें यहाँ पे फाइंड करनी है. अगर मेरे पास किसी तरह यहाँ पे एक्सटेंशन आ जाए ना, तो मैं लेंथ फाइंड कर सकता हूँ. हाउ डू आई गो अबाउट दैट. अगर लेट्स से आपके पास यहाँ पे 100 ग्राम्स है, 100 ग्राम्स पे टोटल लेंथ कितनी है, 27.2 है. इफ़ ओनली आई न्यू द एक्सटेंशन, मेरे पास यहाँ पे आ जानी थी कि 100 ग्राम्स. अगर मेरे पास यहाँ पे एक्सटेंशन आती कि एक्सटेंशन यहाँ पे कितनी प्रोड्यूस कर रहा है 100 ग्राम्स, तो मैं क्या कर सकता था, मैं इसकी ओरिजिनल लेंथ फाइंड कर सकता था. और यही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि बेसिकली आपने क्या करना है, आपने एलओ फाइंड करना है. व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. स्प्रिंग की लेंथ वो मांग रहा है, ओरिजिनल लेंथ मांग रहा है. तो ओनली इफ़ आई न्यू द एक्सटेंशन के 100 ग्राम्स कितनी एक्सटेंशन प्रोड्यूस करता है, तो मैं उस एक्सटेंशन को 27.2 से माइनस करता और मेरे पास आंसर आ जाता. इसी तरह अगर मेरे पास यहाँ पे टोटल लेंथ 89.7 है, इसको मैं माइनस करता एक्सटेंशन से, तो मेरे पास इसकी ओरिजिनल लेंथ आ जानी थी. बट ओनली इफ़ आई न्यू द एक्सटेंशन. और यहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम मुझे जो रियलाइज़ हो रहा है वो ये है कि इफ़ आई ओनली न्यू द एक्सटेंशन, आई कुड प्रॉब्ली सॉल्व ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन विद ईज. तो मुझे एक्सटेंशन किसी तरह फाइंड करनी है. तो यहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ कि 100 ग्राम्स और 600 ग्राम्स को मैं देखूंगा पहले, और इनके दरमियान में देखता हूँ कि किस तरह जो आपके पास वो है, क्या कहते हैं, एक्सटेंशन कितनी ये प्रोड्यूस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ. अच्छा, अब यहाँ पे पता क्या होगा, यहाँ पे मैं पहले कंसिडर कर लेता हूँ अपना 100 ग्राम्स वाला केस, फिर मैं 600 ग्राम्स वाला कंसिडर करता हूँ. जब मेरे पास यहाँ पे, अब इस बात को ना थोड़ा सा गौर से सुनना है यहाँ पे. अब जहाँ पे ये 100 ग्राम्स वाला आपके पास मैस है, तब आपके पास यहाँ पे टोटल लेंथ कितनी आ रही है. टोटल लेंथ यू गॉट इज, उसने ऊपर प्रोवाइड की थी 27.2 थी. तो यहाँ पे 27.2 सेंटीमीटर आपके पास टोटल लेंथ थी. एंड व्हेन योर मैस इज 600 ग्राम्स, तब आपके पास कितनी लेंथ थी, 89.7 सेंटीमीटर्स लेंथ थी. अब मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इसको लेट से एक, मैं सपोज करता हूँ कि इनके दरमियान डिफरेंस क्या आ रहा है. मैं इनके दरमियान ना डिफरेंस फाइंड कर लेता हूँ कि अगर आपके पास 100 है तो टोटल लेंथ 27.2 है, अगर 600 है तो 89.7 है. तो डिफरेंस कितना क्रिएट हो रहा है, जैसे ही आपने 500 ग्राम्स और ऐड किए, तो 500 ग्राम्स और ऐड करने से डिफरेंस किस तरह आ रहा है. अगर मैं वो डिफरेंस कैलकुलेट कर लूँ ना, तो मैं एक्सटेंशन आराम से फाइंड कर सकता हूँ. तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे अगर जैसे ही आपके पास 500 ग्राम्स आता है ना, बेसिकली 100 माइनस 600 हमने किया है, तो आपके पास जो टोटल लेंथ आती है वो कितनी आती है, 89.7 माइनस 27.2 सेंटीमीटर. और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 600 माइनस 100 ग्राम्स. तो दिस वुड बी इक्वल टू 500 ग्राम्स. एंड देन
ये आपके पास क्या हो जाएगा, ज़रा कैलकुलेट भी इसको कर लो, किसी के पास अगर कैलकुलेटर है तो डू कैलकुलेटेड। मेरा वाला पता नहीं कहाँ चला गया, एक मिनट, बल्कि आई गॉट इट। सो 89.7 माइनस 27.2 विच इज़ इक्वल टू 62.5। ठीक है, 62.5 सेंटीमीटर्स आ रहा है। मतलब अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट का यहाँ पे मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे 500 ग्राम्स ऐड कर दें स्प्रिंग के ऊपर, तो हमारे पास टोटल जो लेंथ है वो कितनी प्रोड्यूस हो जाती है, 62.5 सेंटीमीटर की लेंथ प्रोड्यूस होती है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं प्रॉबेबली यहाँ पे फाइंड कर सकता हूँ कि अगर 200 ग्राम्स का हम ऐड कर दें तो फिर टोटल लेंथ कितनी आएगी, या बल्कि इससे भी बेहतर है हम 100 ग्राम्स का फाइंड कर लेते हैं। तो ये जो मेरे पास है ना, ये मेरे पास एक रेशो आ गई है कि अगर आप 500 ग्राम्स एडिशनल ऐड करते हो ना, तो आपके पास 62.5 सेंटीमीटर आपके पास लेंथ आती है। मतलब एक्सटेंशन जो आपके पास 500 ग्राम्स पे आ रही है वो कितनी आ रही है, 62.5 आ रही है। तो ये एक्सटेंशन आई है मेरे पास 500 ग्राम्स पे। लेकिन मुझे किस पे चाहिए, मुझे इसकी चाहिए 100 ग्राम्स पे कितनी आ रही है, या मुझे 600 ग्राम्स पे चाहिए कितनी आ रही है, फिर मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो इसको हम रेशो से करेंगे। अभी होपफुली आंसर सही आ जाए, आ जाना चाहिए, लेकिन हो सकता है इसके अंदर थोड़ी सी ट्रबल हो, मुझे देखना पड़ेगा। 500 ग्राम्स पे हमने रेशो बना लिया, 62.5 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन आ रही है। अब हमने एक्सटेंशन फाइंड करनी है जब आपके पास 100 ग्राम्स आ रहे हैं, 100 ग्राम्स है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, तो आपके पास जो एक्सटेंशन आ जाएगी वो आपके पास आ जानी चाहिए। इसको मैं ई ही कह देता हूँ, ये सिंपल ही है। तो ये जो एक्सटेंशन आएगी 100 इंटू 62.5 ओवर 500 विच इज़ इक्वल्स टू 12.4 सेंटीमीटर। अब मुझे ज़रा चेक करने दो, पहले वेरीफाई करने दो कि इफ़ इट्स इवन करेक्ट और नॉट। बल्कि नहीं, यहाँ पे ना हमारे पास एक इशू आ रहा है। मेरे ख्याल में जो इसका आंसर था वो 39.7 या 29.9 था, और इसके साथ गलत ही आंसर आ रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। आई थिंक वेर गोइंग करेक्ट। हमने जितनी भी यहाँ पे चीज़ें की ना वो करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ये जो उसने यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा था ना, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ही डिड नॉट आस्क अस अबाउट द ओरिजिनल लेंथ, बिकॉज नो वेयर डिड ही मेंशन कि ओरिजिनल लेंथ कहाँ पे है। उसने कहा अब हमारे पास टोटल लेंथ कितनी आ रही है, जब आपने 200 ग्राम्स ऐड कर दी है, 200 ग्राम्स ऐड करने के बाद आपने टोटल लेंथ बतानी है। तो ये यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ना एक छोटी सी यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है। आई थिंक वेर गोइंग करेक्ट, बट यहाँ पे बस ये वाला जो चीज़ है ये हमने यहाँ पे देखनी है। अच्छा चलो, एक्सटेंशन तो हमारे पास यहाँ पे आ गई। एक्सटेंशन कितनी आ रही है, 12.4 आ रही है। जब हमारे पास 100 सेंटीमीटर का यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो एक्सटेंशन कितनी आ गई, इसने एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर दी 12.4 सेंटीमीटर की। अब इसकी मैं स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ओरिजिनल लेंथ मेरे पास किस तरह आ जाएगी, ओरिजिनल लेंथ इक्वल्स टू 27.2 माइनस आपके पास यहाँ पर आ जाएगी 12.4। तो योर ओरिजिनल लेंथ शुड बी इक्वल टू 27.2 माइनस 12.4 विच शुड बी इक्वल टू 14.8 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ है। अब हमने टोटल लेंथ फाइंड करनी है जब आपके पास 200 ग्राम्स का मैस आ रहा है। तो यही वाली ऊपर वाली रेशो हम यूज़ करेंगे कि जब आपके पास यहाँ पे 500 ग्राम्स एग्जिस्ट कर रहा है, तब आपके पास एक्सटेंशन कितनी है, 62.5 है। तो फाइंड कर लो जब 200 आएगा तब कितनी आएगी, 200 ग्राम्स पे कितनी आएगी, वो उसको एक्स कर लो। तो इसकी एक्स की वैल्यू आपके पास आ जानी चाहिए 62.5 इंटू 200 ओवर 500, एंड देन दिस वुड बी इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर्स। तो ये इसकी एक्सटेंशन आ गई। एक्सटेंशन प्लस ओरिजिनल लेंथ करो, आपके पास आंसर आ जाना चाहिए, विच शुड बी इक्वल टू 39.8 आपके पास आंसर आएगा। तो ये जो ऑप्शन सी बन रही है ना, ये आपके पास यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। तो ओरिजिनल लेंथ आप फाइंड कर लो। तो दिस शुड बी इक्वल टू 39.8 सेंटीमीटर, एंड योर करेक्ट आंसर वुड बी इक्वल्स टू दिस 39.8। अच्छा अब इसको दोबारा से सुन लो, यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली,
आप लोगों ने क्या किया, सबसे पहले आपके पास 100 ग्राम्स का मैस गिवन था, उसके ऊपर टोटल लेंथ 27.2 थी। फिर आपके पास था 600 ग्राम्स का मैस, उसके ऊपर टोटल लेंथ आपके पास थी 89.7। अब आपने क्या करना था, आपने एक्सटेंशन फाइंड कर, आपने बेसिकली फाइंड कर लिया कि डिफरेंस क्या आ रहा है उनके दरमियान, मतलब एक्सटेंशन क्या आ रही है। तो आपने यहाँ पे 600 ग्राम्स को माइनस किया 100 से, और इनकी जो टोटल लेंथ थी उनको माइनस किया। तो आपने फाइंड आउट किया कि जब 500 ग्राम्स का मैस एग्जिस्ट करे ना, तो आपके पास टोटल एक्सटेंशन कितनी आ रही है, 62.5 आ रही है। तो अब इस रेशो को यूज़ करते आपने क्या कर लिया, आपने फाइंड कर लिया कि जब 100 ग्राम्स का आपके पास वो आ रहा होगा, क्या कहते हैं, वेट आ रहा होगा, तब आपके पास यहाँ पे एक्सटेंशन कितनी होगी। तो वो आपके पास आ गई यहाँ पे 12.4 नहीं है बल्कि 5 आई है, अभी मैंने दोबारा रिकैलकुलेट किया। तो जब आपके पास 100 ग्राम्स का मैस है तब 12.5 एक्सटेंशन है। अब एक्सटेंशन आपके पास आ गई तो आप क्या कर सकते हो, आप ओरिजिनल लेंथ फाइंड कर सकते हो। तो जब आपके पास 100 ग्राम्स था तब टोटल लेंथ 27.2 थी, एक्सटेंशन 12.5 थी। इन दोनों को माइनस करो तो आपके पास जो आंसर है वो यहाँ पे आ जाएगा 14.7। मतलब जो ओरिजिनल लेंथ है स्प्रिंग की वो 14.7 है। अब आपने ऊपर वाली सेम रेशियो लगाई, 500 ग्राम्स इक्वल्स टू 62.5 एक्सटेंशन, और 200 ग्राम्स पे एक्सटेंशन फाइंड कर ली। तो 200 ग्राम्स पे एक्सटेंशन आ गई 25। तो 25 को आपने क्या किया, ऐड किया आपने 14.7 के अंदर, तो आपके पास जो आंसर आ गया टोटल वो कितना आ गया, 39.7 करके आ गया। एंड दिस वुड बी योर लेंथ सी। अब दिस वाज प्रॉब्ली दी टफेस्ट क्वेश्चन इन ऑल ऑफ डिफॉर्मेशन। आई डोंट थिंक एग्जामिनर कैन गो टफर देन दिस। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं समझ आई किसी को तो मुझसे दोबारा पूछो, और ये समझ के जाना लाजमी, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सारा, सफ़ान और हादी बता दो इफ इट्स क्लियर। हादी को तो नहीं समझ आएगी। नहीं, डेफिनेटली नहीं है। अच्छा, सारा और सफ़ान आप लोग बता दो, आप लोग को समझ आई कि नहीं। सफ़ान नहीं आई तो बच्चों पूछो दोबारा, दोबारा मैं समझा दूँ। देखो हदीस में किया कि हमारे पास पहले स्प्रिंग गिवन है, उसके ऊपर उसने सबसे पहले 100 ग्राम्स का यहाँ पे मैस यहाँ पे ऐड किया, और जब 100 ग्राम्स का मैस उसने ऐड किया ना तब हमारे पास टोटल लेंथ 27.2 सेंटीमीटर है। और फिर उसने 600 ग्राम्स का मैस ऐड कर दिया, तो जब 600 ग्राम्स का मैस है तब टोटल लेंथ कितनी है, 89.7 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है 600 ग्राम्स भी जो है ना उसको आपने रिप्लेस कर दिया 200 ग्राम से। तो अब जब 200 ग्राम्स का मैस आपके पास आ रहा है ना, तब आप हमें बताओ कि टोटल लेंथ ऑफ स्प्रिंग कितनी है। तो सबसे पहले आप पता है क्या कर सकते हो, आप इसकी ओरिजिनल लेंथ फाइंड कर सकते हो, लेकिन ओरिजिनल लेंथ फाइंड करने से पहले आपको इसकी एक्सटेंशन पता होनी चाहिए। तो मेरे पास 100 ग्राम्स और उसकी अगेंस्ट लेंथ 600 ग्राम्स, उसके अगेंस्ट लेंथ ऑलरेडी अवेलेबल थी। तो मैंने क्या कर लिया, मैंने फाइंड कर लिया कि इनके दरमियान डिफरेंस क्या आ रहा है, कि 100 के पहले मेरे पास 100 ग्राम्स का यहाँ पे मैच था, तो टोटल आपके पास जो लेंथ थी वो 27.2 थी। जब 600 था तो टोटल लेंथ 89.7 थी। तो मैं कहता हूँ कि आपने जो 500 का इसके अंदर ग्राम्स का इंक्रीज डाला है उसकी वजह से कितना डिफरेंस और आ रहा है, मतलब कितना एक्सटेंशन और आ रही है। तो मैंने 600 को माइनस किया 100 से, तो मेरे पास 500 आ गया। तो 500 पे इन दोनों की लेंथ माइनस की, तो मुझे मैंने फाइंड आउट किया कि जो 500 का डिफरेंस आप ऐड कर रहे हो 100 के अंदर, उसके बाद से जो आपकी लेंथ हो जाती है वो कितनी प्रोड्यूस हो रही है, 62.5, जो कि बेसिकली एक्सटेंशन है। कि जब आप 500 ग्राम्स प्रोड्यूस करते हो तो आपके पास एक्सटेंशन 62.5 आती है। बेसिकली डिफरेंस आ रहा है इनके दरमियान, 100 से 600 ग्राम्स के जंप में आपके पास जो डिफरेंस आता है लेंथ का वो कितना आता है, 62.5, जो कि बेसिकली 500 ग्राम्स की एक्सटेंशन है। कि अगर आप 500 ग्राम्स ऐड करें ना स्प्रिंग पे तो वो इतनी एक्सटेंशन प्रोड्यूस करेगा, 62.5। तो अब ये जो रेशो आ गई ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मदद से हम 100 ग्राम्स जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर रहा है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं रेशो से, और जो 200 ग्राम्स एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर रहा है वो भी रेशो से फाइंड कर सकते हैं, और जो 600 ग्राम्स एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर रहा है वो भी रेशो से फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या चूज़ कर लिया, मैंने 100 चूज़ कर लिया। आप लोग 600 से भी करके इसको देख सकते थे, और उस तरह भी आप लोग एक्सटेंशन निकालते तो सेम एक्सटेंशन नहीं आनी थी, लेकिन ओरिजिनल लेंथ सेम आनी थी। तो उसमें नो डाउट है कि एक्सटेंशन आपके पास ज़रूर अलग आनी थी, लेकिन ओरिजिनल लेंथ आपके पास 14.7 ही आनी, ताकि चाहे यहाँ पे 600 ग्राम्स आपने कंसिडर किया था, लेकिन मैंने 100 कर लिया। तो 100 के अगेंस्ट एक्सटेंशन आ गई 12.5 रेशो मेथड के थ्रू। फिर मैंने क्या किया, बेसिकली वो कितनी आ रही, जब 100 ग्राम्स है तो एक्सटेंशन आपके पास 12.5 आ रही है, टोटल लेंथ 27.2 है। टोटल लेंथ को माइनस करो 12.4 से, तो इसकी ओरिजिनल लेंथ आ गई आपके पास, विच इज़ 14.7। अब आपने क्या किया, जब 200 ग्राम्स है तब इसकी टोटल लेंथ फाइंड करनी है, मतलब एक्सटेंशन प्लस extension that is 200, that the 200 gram is producing plus the original length। तो ओरिजिनल लेंथ तो पता है, लेकिन 200 ग्राम्स की एक्सटेंशन फाइंड कर लो बाय पुटिंग इट अगेंस्ट दी रेशो। तो रेशो के अगेंस्ट 200 ग्राम्स की एक्सटेंशन कितनी आई, 25। 25 को ऐड करो एक्सटेंशन को ओरिजिनल लेंथ में, तो आपके पास आ जाएगी लेंथ व्हेन दी वेट इज 200 ग्राम्स। तो दैट वाज इट। बाकी आप लोग का होमवर्क ये होगा कि ये वाला जो मैंने यहाँ पे पार्ट किया ना, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को आप लोग ट्राई करना
600 ग्राम्स के मैथ से करने के। जब 600 मैथ से करोगे ना तो आपके पास सेम आंसर आएगा, एक्सटेंशन का डिफरेंट आएगा बट ओरिजिनल लेंथ सेम आएगी और फाइनल आंसर भी सेम आएगा। तो दिस शुड बी योर होमवर्क, यू शुड स्पाइस इट अप अ बिट एंड ट्राई सॉल्विंग इट विद अ डिफरेंट मेथड, ओके। और ग्रुप में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो ग्रुप में ज़रूर पूछना, मैं जवाब दे दूंगा या कोई और जवाब दे देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन था। तो अब मुझे बता दो, कंफर्म कर दो सब कि इज़ दिस क्लियर टू एवरीवन। किसी को यहाँ पे स्टिल प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो। सर स्पाइस अप क्या करना था? यार वो देखो बताता हूँ, एक मिनट। ये वाला जो ये वाला जो मैंने यहाँ पे स्टार किया है ब्लैक से, इसको आपने 100 ग्राम्स की जगह आप 600 ग्राम से इसको करने की कोशिश करो। सेम मेथड है लेकिन 600 ग्राम से करो। आप लोगों को पता लगेगा कि आप लोगों को वाकई में समझ आई है कि नहीं, और आंसर सेम ही आएगा उस केस में भी, लेकिन दोनों दो तरीक़ों से हो सकता है, तो करके देखना है इसे। अच्छा अब ये वाला क्वेश्चन देख लो। लेकिन सर एक हाँ सेकंड, हाँ, उन्होंने क्वेश्चन में क्या प्रोवाइड किया हुआ? क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में इन्होंने ये सब कुछ प्रोवाइड किया, 100 ग्राम्स और उसके अगेंस्ट टोटल लेंथ स्प्रिंग की, 600 ग्राम्स उसके अगेंस्ट टोटल लेंथ 89.7, और वो फिर कह रहा है जब फाइनली 200 ग्राम्स का मैथ यहाँ पे रिप्लेस हो गया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उससे प्रोवाइड की हुई है। तो सर उन्होंने ये कहा हुआ ना कि 100 ग्राम्स की जगह अगर 200 ग्राम्स होगी तो क्या होगा, या फिर 100 ग्राम्स में 200 ऐड करेंगे तो क्या होगा? बेसिकली उसने ये कहा जब 200 ग्राम्स आप ऐड करोगे ना स्प्रिंग के ऊपर, तब आपके पास टोटल लेंथ क्या होगी स्प्रिंग की। उसने 100 पे बता दिया टोटल लेंथ क्या होगी, उसने 600 पे बता दिया टोटल लेंथ क्या होगी, आपने बता अच्छा, 200 पे क्या तो अगर अगर सर हम उसको फाइंड करके क्या कहते हैं, स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ को फाइंड करके सिर्फ जो एक्सटेंशन आएगी 100 ग्राम ऐड करने होगी। से उसको डबल कर दें। हाँ वैसे भी कर सकते हो, एग्जैक्टली कर सकते हो। एक्सटेंशन कितनी आ रही है हमारे पास, हाँ बल्कि इसको करने के ना बहुत डिफरेंट तरीके हैं। एक्सटेंशन हमारे पास 100 पे कितनी आ रही है, 12.5, 12.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 25 आ जाता है आपके पास आंसर। 25 को ऐड करो फिर ओरिजिनल लेंथ से 14.7, सेम आंसर 39.7। तो ऐसे भी कर सकते हो, हाँ डेफिनेटली। ठीक है। अच्छा अब एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। अ मेटल वायर ऑफ लेंथ, इनिशियल लेंथ ओरिजिनल लेंथ मतलब एल ओ ये है हमारे पास, और वो कह रहा है इज एक्सटेंड बाय 4 सेंटीमीटर व्हेन अ लोड ऑफ 2 मीटर्स इज अटैच टू इट। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर व्हेन अ फर्दर 3 न्यूटन्स इज एडेड, assuming that the wire does not extend beyond limit of proportionality। इसका क्या मतलब है, वी हैव गॉट टू यूज द फार्मूला F इक्वल्स टू के एक्स। सो हम पहले ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, दो दफ़ा फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। पहले हम कांस्टेंट फाइंड करेंगे, F इक्वल्स टू के एक्स, फोर्स कितनी है 2 न्यूटन्स, एंड देन ओरिजिनल लेंथ अभी हमें चाहिए नहीं है, के हम निकाल सकते हैं, एक्सटेंशन कितनी है 4 है। तो अब के की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 2/4 विच शुड बी इक्वल्स टू 1/2, तो दिस शुड बी योर वैल्यू ऑफ के। तो ये आपने अप्लाई कर लिया, एक दफ़ा आप दोबारा से ये अप्लाई कर दो F इक्वल्स टू के एक्स, जब आपके पास फोर्स चेंज होगी। अब वो कह रहा है व्हेन अ फर्दर 3 न्यूटन्स इज एडेड, फर्दर 3 न्यूटन्स आप ऐड कर रहे हो, मतलब 2 न्यूटन्स के अंदर आप 3 न्यूटन्स प्लस कर रहे हो, तो 5 न्यूटन्स हो जाएगा यहाँ पे। एंड देन के की वैल्यू 1/2 होगी, एंड देन एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 10 मिलीमीटर्स एक्सटेंशन आ गई। लेकिन उसने क्या फाइंड किया, उसने क्या व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर इंक्लूड्स एक्सटेंशन प्लस ओरिजिनल लेंथ। तो जो लेंथ होगी ना आप लोगों के पास, वो आपके पास बन जाएगी 10 मिलीमीटर्स प्लस ओरिजिनल लेंथ क्या थी 1000 मिलीमीटर्स। तो दिस शुड गिव यू 10 मिलीमीटर्स। तो आपके पास जो ऑप्शन होगी वो कौन सी बन जाएगी, ऑप्शन सी। तो इज दिस क्लियर टू एवरी वन? इफ इट्स क्लियर देन विल क्लोज इट। क्लियर है बच्चों ये सबको? ठीक है। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो यू गाइस कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन दैट यू गाइस हैव। अगर नहीं कोई क्वेश्चन है देन यू गाइस आर फ्री टू गो। इसकी मैं ना जो असाइनमेंट होगी वो प्रॉब्ली लेट ही अपलोड करूँगा आज रात को, नोट्स भी लेट ही करूँगा बिकॉज 9:40 में फ्री हूँगा, तो फिर अराउंड 11 PM तक आप लोग जो सारे मटेरियल्स हैं ना वो अपलोड हो जाएंगे। ठीक है। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़ गाइस, यू गाइस आर फ्री टू गो नाउ। और इसकी प्रैक्टिस करते रहना बस, और एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट दैट्स कमिंग ऑन दिस सैटरडे। सर आर यू फ्री टू दो? ना, अब अभी कौन सी क्लास है? मेरी AS फिजिक्स।